औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग फ़ंडामेंटल की आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि सिलेक्शन जो आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनका क्या सिंटैक्स है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और उनकी कुछ प्रोग्राम एग्जांपल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की कंट्रोल स्ट्रक्चर पे। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमने बात की आपके पास बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर है क्या। बेसिकली इट बेसिकली कंट्रोल द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। अब तीन तरह के आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं नॉर्मली। एक आपका सिक्वेंशियल है, एक सिलेक्शन है, और एक लूप पे है, रिपीटेशन पे है। तो उनमें हमने सिक्वेंशियल तो हमने देखा बड़ा डिटेल के अंदर। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टॉपिक था सिलेक्शन का है। अब इसमें ये वन वे सिलेक्शन भी है, टू वे सिलेक्शन भी है, कंपाउंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी हैं, मल्टीपल सिलेक्शंस नेस्टेड इफ के साथ हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कंपेयरिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट विद द सीरीज ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को देखेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। जिन लोगों ने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम कंप्यूटर साइंस के ऊपर इंशाल्लाह पूरी की पूरी एक सीरीज़ स्टार्ट करें। उनमें आपके जो यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स हैं, ICT का है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का है, डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स का है, नेटवर्किंग के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जावा पे हैं, वेब डेवलपमेंट के हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको पूरी सीरीज़ के अंदर लेके चलेंगे। तो सब्सक्राइब किया होगा तो अगर मेरे चैनल की तरफ से आप कोई वीडियो अपलोड होती है तो वो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है पहुंच जाएगी, तो आपके लिए ये फ़ायदामंद रहेगा। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले जी हमारे पास है सिलेक्शन। इफ़ एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। बेसिकली आपने किसी सोडो कोड को यूज़ करना है प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, फिर उसको टेस्ट करने के लिए या डिबग करने के लिए। बेसिकली इनपुट फेल्योर एंड इफ़ इनपुट फेल्योर है एंड द इफ़ स्टेटमेंट कि नॉर्मली अगर आपके पास जब इनपुट फेल हो जाती है तब जो है इफ़ स्टेटमेंट का क्या बिहेवियर होता है। कन्फ्यूजन बिटवीन द इक्वलिटी ऑपरेटर एंड द असाइनमेंट ऑपरेटर, इस पर भी हमने बात की कि हम ये देखेंगे कि आपका जो इक्वल ऑपरेटर है और जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसमें क्या फ़र्क होता है। इक्वल के लिए आपने डबल इक्वल यूज़ करना होता है। नॉर्मली जब मैथमेटिकल क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो हमें सिंगल इक्वल ही यूज़ करना पड़ता है, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं तो तब आपको इक्वल ऑपरेटर के लिए डबल इक्वल का साइन यूज़ करना होता है। ये उसका सिंटैक्स है। लास्ट टाइम भी हमने बात की कि सिंटैक्स आपको फॉलो करना पड़ता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें प्रोग्राम लिखने के कुछ कवानीन हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जिन्हें सिंटैक्स कहा जाता है। और अगर उन तमाम सिंटैक्स को, उन रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। कंपाइलर आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रन ही नहीं करेगा, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए इक्वल का, अब एक इक्वल लगाएंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर उसे कंसिडर करेगा आपका कंपाइलर। तो इक्वलिटी के लिए आपको डबल इक्वल लगाना पड़ेगा। आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल आपने a इज़ इक्वल टू b, तो मतलब क्या है कि वो a की जो वैल्यू है वो b को असाइन हो जाएगी। ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन अगर डबल इक्वल लिखते हैं तो जो वैल्यू a की होगी वही b की होगी, वो दोनों इक्वल मतलब कंसीडर की जाएगी कंपाइलर के सेंस में। कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। उम्मीद है कि आपकी थोड़ी सी सेंस जो है वो बन गई होगी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम किन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले है जी वन वे सिलेक्शन। वन वे सिलेक्शन जो है बेसिकली बड़ा ही आसान सा इसका सिंटैक्स है। आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। द सिंटैक्स ऑफ वन वे सिलेक्शन इज इफ़, आगे आएगा एक्सप्रेशन और नीचे स्टेटमेंट आ जाएगी आपकी कि इफ़ बेसिकली यहाँ पे क्या है, इट्स अ कीवर्ड। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड आपके पास ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका कोई ना कोई पहले से कोई मकसद होता है और कोई मतलब होता है, और दीज आर बेसिकली डेवलप्ड बाय द डेवलपर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आप इसे अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। तो उनका कोई खास मकसद है, कोई खास मतलब है, और ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें रिजर्व वर्ड कहा जाता है। तो इफ़ आपका आएगा सबसे पहले एज ए कीवर्ड, देन आपका एक्सप्रेशन आएगा।
एक्सप्रेशन क्या है बेसिकली, एक्सप्रेशन आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है, कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो एवेल्यूएट करवाएंगे। जिस तरह मार्क्स लेस देन 40 आता है, मार्क्स ग्रेटर देन 40 आ जाता है। कोई भी आप एग्जांपल ले लें, जिस तरह आपके पास आ जाता है कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन टू 18, तो क्या होगा बेसिकली, जो भी स्टेटमेंट उसके नीचे होंगी वो आप जो है उनको रन करवाएगा अगर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। अगर आपकी जो वैल्यू है वो जो है बेसिकली वो जो है अगर आपकी ट्रू होती है तो फिर आपकी जो नीचे वाली जो स्टेटमेंट्स होंगी वो रन होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। अगर आपकी वो स्टेटमेंट एक्सप्रेशन ही फॉल्स हो जाता है तो वो उस तरफ जाएगा ही नहीं, बल्कि क्या है वहां पे प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा, दोबारा आपका मेन फंक्शन के पास प्रोग्राम आ जाएगा। द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इफ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इफ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। द स्टेटमेंट इज बाईपास्ड इफ द वैल्यू इज फॉल्स। अब प्रोग्राम गोज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो अगर आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती है, कोई एक्सप्रेशन आपका जो है फॉल्स हो जाता है, तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव कर जाएगा, या दोबारा जो है मेन फंक्शन के पास कंट्रोल आपका आ जाएगा। और लास्ट लाइन पे यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है मैंने इसको आपको भी बताया है कि इफ़ इज़ अ रिजर्व वर्ड। यहाँ पे जो इफ़ है वो बेसिकली रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड आपके पास ऐसे अल्फाज होते हैं दैट हैव द प्री डिफाइंड मीनिंग एंड प्री डिफाइंड पर्पस। इसकी ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेशन है, अगर जो एक्सप्रेशन ट्रू है तो फिर उसकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, अगर वो फॉल्स है तो दोबारा से कंट्रोल आपका मेन फंक्शन के पास चला जाएगा। यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल है, बड़ी आसान सी है। इफ़ आ जाएगा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर उस बच्चे का स्कोर जो है वो 60 से बड़ा है या उसके इक्वल है तो कौन सी स्टेटमेंट नीचे एग्जीक्यूट होगी जी, ग्रेड इज इक्वल टू पी। उसका जो ग्रेड आएगा वो पी आएगा, आगे सेमीकोलन है क्योंकि सेमीकोलन इज बेसिकली अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर फॉर द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने पहले दिन ये बात देखी थी कि जितने भी आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं C++ लैंग्वेजेस के अंदर, उनके एंड पे आपने सेमीकोलन लगाना होता है। सेमीकोलन बेसिकली क्या है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। और नीचे इसकी अगर आप देखें एक्सप्लेनेशन भी है, इन दिस कोड इफ द एक्सप्रेशन स्कोर ग्रेटर देन टू इक्वल टू 60 evaluates टू ट्रू, अगर वो ट्रू हो जाता है द असाइनमेंट स्टेटमेंट ग्रेड इज इक्वल टू पी एग्जीक्यूट। तो फिर क्या होगा, वो उस स्टेटमेंट के ऊपर आएगा और उसको रन करवाएगा। और इफ द एक्सप्रेशन evaluates टू फॉल्स द स्टेटमेंट इफ एनी फॉलोइंग द इफ स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट, तो वहाँ पे अगर आपकी कोई और स्टेटमेंट है तो वो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, पहले वाली इग्नोर हो जाएगी जहाँ पे फॉल्स है। अब अगर इफ़ द वैल्यू ऑफ द स्कोर इज 65, जब यूज़र वैल्यू एंटर, जैसी बात आपने पूरा प्रोग्राम लिखना है, ये इतना सा प्रोग्राम तो नहीं होगा 2 लाइंस का, आप पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे, स्कोर लेंगे, यूज़र स्कोर एंटर करता है 10, एक्सप्रेशन आपका हो गया फॉल्स, तो वो नीचे वाली जो स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, मेन फंक्शन के पास कंट्रोल चला जाएगा। लेकिन जिस तरह यहाँ पे है कि फॉर एग्जांपल इफ द वैल्यू ऑफ द स्कोर इज 65, अगर यूज़र जो है वो स्कोर जो एंटर करता है वो 65 एंटर करता है, द वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल ग्रेड इज पी, तो वो जो वैल्यू असाइन होगी उसको, जो ग्रेड को, वो पी असाइन हो जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट के अंदर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरी, इसी लिंक के अंदर, चैनल के अंदर मैंने दी हुई है, वहाँ पे आके मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट के अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट जी, इसका पूरा एक प्रोग्राम है हमारे पास। मेरी ये कोशिश रही है कि मैं आप लोगों को साथ साथ प्रैक्टिकली भी लेके चलूँ, और आप बेशक इसको यहाँ से ही समझ के आप इसको रन कर सकते हैं। मैं इसका सोर्स कोड भी कोशिश करूँगा कि उसकी जो फाइल है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपलोड कर दूँ। सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, वो सारी की सारी हेडर फाइल्स हैं। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी है, ये भी आपका हेडर फाइल के अंदर आता है। इंट मेन फंक्शन आपका स्टार्ट हो गया। जहाँ पे जो बात समझने वाली है बच्चे, इंट क्या है, आपने 2 नंबर को इनिशलाइज करवाया है, उनको आपने एक आपका नंबर है और एक टेम्परेचर है।
दो वेरिएबल्स आपने ले लिए। अब सबसे पहला क्या है, सी आउट लाइन 1 है एंटर एन इंटीजर। सबसे पहले सी आउट आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है, जब आपने आउटपुट शो करवानी हो तो उसके लिए सी आउट यूज़ किया जाता है, जबकि सी इन जो है वो आपका जो है नंबर जो है वो इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। तो सी आउट में आपने करवा दिया, आप कोई ना कोई यूज़र से मतलब वो यूज़र यहाँ पे अपना जो है वो आउटपुट जो शो करवाए उससे होगी एंटर एन इंटीजर, लाइन 1 आगे डबल कॉलन है और एंटर एन इंटीजर, सी इन में आपने उससे नंबर ले लिया जो वेरिएबल आपने इनिशियलाइज करवाए हुए, और सी आउट पे आपने क्या करवा दिया दोबारा से एंड एल है। एंड एल बेसिकली क्यों करवाया है यहाँ पे, एंड एल बेसिकली एंड ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा। टेम्परेचर इज इक्वल टू नंबर है, यहाँ पे वैल्यू असाइन की जा रही है कि जो टेम्परेचर है वो जो नंबर की वैल्यू है वो टेम्परेचर को असाइन की जाए। इफ़ नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो, यहाँ पे इफ़ आपकी कीवर्ड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे रिजर्व वर्ड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और नंबर जो लेस देन ज़ीरो है ये आपका एक्सप्रेशन है। तो अगर ये आपका एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, नंबर इज़ इक्वल टू माइनस नंबर। सी आउट में क्या आपने करवा देना है, लाइन 7 के द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज़, तो जो भी वैल्यू वो यूज़र एंटर करता है उसकी वैल्यू जो है एब्सोल्यूट हो जाएगी, मतलब कि माइनस जो है उसमें से स्किप हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के अंदर आपकी माइनस वाली वैल्यूज़ जो है वो नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल जब आप इसको रन करते हैं तो यूज़र ने एंटर किया है -6734, तो जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 6734 आ जाएगा। यहाँ तक कोई बात अगर आपने पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल है, ये दो आप लोगों के लिए है, आप इनको देखें, आप इनको अच्छी तरह से समझें, और कहीं पे भी अगर आपको मसला अगर आता है हम मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये जो है सिंटैक्स एरर है, आपने देखना है कि इसके अंदर जो एरर है वो नीचे वैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है कि वो जो ब्रैकेट्स आपने नहीं लगाई, पेरेंथेसिस लगानी होती हैं। याद रखिएगा एक्सप्रेशन जब भी लिखेंगे पेरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, और ये सिंटैक्स मैंने पहले आपसे कहा है कि इसको फॉलो करना पड़ता है। इफ़ आएगा, फिर एक्सप्रेशन आएगा, फिर नीचे स्टेटमेंट्स आएंगी, एक्सप्रेशन जो है वो पेरेंथेसिस के अंदर लिखा जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी पड़ती हैं हर हाल में। अगर ये आप फॉलो नहीं करते वहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाएगा। टू वे सिलेक्शन है, इसके बाद टू वे सिलेक्शन टेक्स द फॉर्म, सबसे पहले आपके पास इफ़ है और देन एक्सप्रेशन है, देन स्टेटमेंट 1 है, और यहाँ पे बेसिकली एल्स आ जाएगा। वहाँ पे ट्रू अगर कंडीशन है तो उसे एग्जीक्यूट करवाएगा, फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल आपका मेन फंक्शन के पास चला जाता है। इस केस के अंदर क्या होता है, टू वे सिलेक्शन के अंदर उसमें सिर्फ आपका इफ़ है, उसमें एल्स का कंसेप्ट कोई नहीं है। यहाँ पे इफ़ एल्स दोनों का कंसेप्ट है कि इफ़ अगर तो ट्रू है कंडीशन, एक्सप्रेशन आपकी कंडीशन आपकी ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को रन करो, और अगर फॉल्स है तो इस स्टेटमेंट को एल्स में आ जाओ और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। जैसे यहाँ पे एल्स भी है और एल्स में स्टेटमेंट आपने सिंपल शो करनी है, क्योंकि एक्सप्रेशन या तो आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू है तो इफ़ वाली स्टेटमेंट जो है वो रन होगी, एग्जीक्यूट हो गई, और अगर फॉल्स है तो एल्स वाली स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी। इसीलिए आप जो है एक्सप्रेशन इफ़ के साथ ही लिखते हैं। इफ़ एक्सप्रेशन इज़ अ ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज़ एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 इज़ एग्जीक्यूटेड। जाहिर सी बात है कि अगर आपकी जो है कंडीशन, अगर आपका एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 जो है इफ़ वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर फॉल्स हो जाता है तो एल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा। एल्स इज़ अ रिजर्व वर्ड, यहाँ पे एल्स भी जो है जिस तरह लास्ट वन वे सिलेक्शन के अंदर सिर्फ इफ़ था, यहाँ पे टू वे है, इफ़ एल्स दोनों आ गए हैं। इफ़ भी आपका रिजर्व वर्ड है, एल्स भी आपका रिजर्व वर्ड है। इसकी ब्लॉक डायग्राम है कि आपके पास इनपुट वैल्यूज़ आ रही हैं, अगर तो वो एक्सप्रेशन मीट करता है उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, एक्सप्रेशन ट्रू है, तो वो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करवाएगा। अगर वो फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करवाएगा और आपको आउटपुट शो की जाएगी। इसकी भी एक एग्जांपल है कि आपके पास अगर जो और हैं वो ग्रेटर देन 40 हैं तो वेजेस क्या हों, 40 स्टैरिक रेट है प्लस 1.5 रेट इंटू आर्स माइनस 40, और अगर एल्स में क्या है, वेजेस इज इक्वल टू आर्स इंटू रेट है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर इज ग्रेटर देन द 40 देन द वेजेस इंक्लूड द ओवर टाइम पेमेंट।
अगर उसकी जो वैल्यू है आर्स की वो ग्रेटर है 40 के, तो वो जो क्या करेगा, वो वेजिस को भी इंक्लूड करेगा, मतलब उनकी जो ओवर टाइमिंग है उसको भी इंक्लूड करेगा। और अगर वो उससे कम है, सपोज दैट द आर इज़ 50, अगर आपके पास 50 घंटे बन रहे हैं तो 10 उसके एक्स्ट्रा हैं, तो वो उसके अंदर ओवर टाइम की पेमेंट भी इंक्लूड करेगा। द एक्सप्रेशन इन द इफ स्टेटमेंट in the line 1 value is to true, so the statement in the line 2 execute. On the other hand, if the r is a 30 or any less than number 40, अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है या यूज़र ऐसी वैल्यू एंटर करता है जिसमें आपके आर्स जो हैं वो 40 से कम है, तो ज़ाहिर सी बात है आपकी जो कंडीशन है, आपका जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो जाएगा, तो वो एल्स वाली जो है उसे एग्जीक्यूट करेगा। ये आप लोगों के लिए है, यहाँ पे आपने इसको समझना है अच्छी तरह और इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करें कि डेव के अंदर, टर्बो के अंदर जो भी आपने टूल इंस्टॉल किया हुआ है C++ के लिए, उसके अंदर इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप करें। देन हमारे पास जी कंपाउंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। कंपाउंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आप एक ही पैरामीटर के अंदर, एक ही बॉडी के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ अ सिंगल स्टेटमेंट। बेसिकली कंपाउंड कहते हैं मल्टीपल को, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। तो आप विद इन सिंगल बॉडी आप तमाम के तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिख देते हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अगर हमारे पास इसकी एग्जांपल देखें, अगर इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, इफ़ आपका कीवर्ड है एज ग्रेटर देन 18 है, यहाँ पे एक्सप्रेशन है, तो क्या हो, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आ गई हैं, सी आउट एलिजिबल टू वोट और नो लॉन्गर अ माइनर। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगी कि आपका वो वोट करने के एलिजिबल है और ये माइनर के अंदर अब इसे कंसिडर नहीं किया जाता। एल्स में क्या होगा, नॉट एलिजिबल टू वोट स्टिल अ माइनर। दो स्टेटमेंट्स आपकी इफ के अंदर भी आ गई हैं, दो स्टेटमेंट्स आपकी एल्स के अंदर भी आ गई हैं। तो जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपकी आ जाती हैं विद इन अ सिंगल ब्लॉक, तो उसे हम नाम देते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। दो से ज़्यादा भी आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है, 3 आ सकती हैं, 4 आ सकती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, जिस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है, जिस तरह का केस आपको दिया गया है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। मल्टीपल सिलेक्शन है, नेस्टेड का कंसेप्ट आता है। नेस्ट बेसिकली ये घोंसला जिस तरह हम कहते हैं उर्दू के अंदर। कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो तो चिड़िया जब अपना घोंसला बनाती है तो वो एक तिनका जोड़ती है, उसमें दूसरा तिनका जोड़ती है, उसमें तीसरा तिनका जोड़ती है, इस तरह तिनके जोड़ 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 के अपना पूरे का पूरा वो घोंसला बना लेती है। इसी तरह नेस्टिंग भी इसी कंसेप्ट को कहते हैं, इसी यहाँ से ही लिया गया है कि थिंग विद इन अ थिंग, लूप इन अ विद इन अ लूप, इफ कंडीशन विद इन अ इफ कंडीशन के वन कंट्रोल स्टेटमेंट इन अनदर। नेस्टिंग कहते हैं किसी है एक कंट्रोल जो है स्टेटमेंट वो किसी और, मतलब उसी के अंदर एक और आ जाए, सब हो जाए जिस तरह, तो वो उसे हम नेस्टिंग का कंसेप्ट कहेंगे। नेस्टेड इफ का मतलब क्या है, इफ विद इन अ इफ। नेस्टेड फॉर का मतलब क्या है, फॉर विद इन अ फॉर। एंड एल्स इज एसोसिएटेड विद द मोस्ट रिसेंट इफ दैट हैज़ नॉट बीन पेयर्ड विद एन एल्स। इसकी भी एक एग्जांपल आ गई है यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे इफ़ है और एल्स इफ़ है, एल्स इफ़ है देन एल्स है। तो ये बेसिकली आपका एक पूरे का पूरा एक पूरा का पूरा प्रोग्राम है, आपने इसको समझना है। और यहाँ तक अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल सिलेक्शंस हैं नेस्टेड इफ़ के साथ, मतलब इफ़ आज, अच्छा याद रखिएगा बच्चे, जो आपकी लास्ट स्टेटमेंट होगी उसमें आपने एल्स को कंसीडर करवाना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे ग्रेडिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आपने इफ़ करवा दिया स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, वो तो आपका ए आ जाएगा। अब एल्स इफ़ में बी है, एल्स इफ़ में सी है, एल्स इफ़ में डी है। अब डी के बाद बाकी सारे केसेस, मतलब अगर 40 से कम है या 60 से कम है, तो वो सारे के सारे केसेस के अंदर एफ़ है। तो जो लास्ट वाला आपके पास केस बच जाएगा उसमें आपने एल्स इफ़ नहीं करवाना, उसमें आपने एल्स को यूज़ करवा के वो सारे का सारा आप एल्स के अंदर ले आएंगे, समा लेंगे उसे एल्स के अंदर। ये आपके पास एक प्रोग्राम है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे इसकी आउटपुट जो है वो आपने शो करवानी है। बेशक प्रोग्राम बना के मुझे भेज दें। अच्छा जी, सोडो कोड बेसिकली है, सोडो प्रोवाइड्स अ यूजफुल मीन्स टू आउटलाइन एंड रिफाइन अ प्रोग्राम बिफोर पुटिंग इट योर फॉर्मल C++ कोड। तो सोडो कोड बेसिकली एक्चुअल कोड नहीं होता, लेकिन ये कोड की तरह का ही एक रफ स्केच है जो आपको बेहतर बनाने के लिए, अपने प्रोग्राम को, उसकी आउटलाइन को बेहतर बनाने के लिए, बिफोर पुटिंग द इट टू द फॉर्मल C++ कोड, आपके पास एक आइडिया होता है, एक स्केच होता है। यू फर्स्ट डेवलप अ प्रोग्राम यूजिंग अ पेपर और अ पेंसिल। तो आप रफ बनाएं उसे,
पेपर पेंसिल को यूज़ करके, देन आप कंपाइलर की तरफ, देन आप सॉफ्टवेयर की तरफ आए। ऑन पेपर इट इज़ ईजियर टू स्पॉट एरर एंड इम्प्रूव द प्रोग्राम। तो पेपर पे करने का फ़ायदा ये है कि आपको गलतियाँ ढूंढना और उसमें उनको बेहतर बनाना आप जो है वो ईजीली कर सकते हैं। बजाय इसके प्रोग्राम जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर बनाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको किसी चीज़ का आइडिया ना हो, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं बाद दफ़ा, तो अब पहले इसकी प्रैक्टिस करें ओरली। If input streams enters a fail state, all subsequent input statement associated with are ignored। अगर आपकी जो इनपुट स्टेटमेंट है वो फेल हो जाती है तो वहाँ पे तमाम की तमाम जो स्टेटमेंट्स है इग्नोर हो जाएंगी। प्रोग्राम कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट, may प्रोग्राम एरर इन रिजल्ट, तो वहाँ पे जो प्रोग्राम का रिजल्ट आएगा वो भी एरर ही रिजल्ट शो हो सकता है।